नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर मुर्तज़ा सैफ़ी। आज हमारे बीच में इंदौर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन एवं विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवन अयंगर हमारे मौजूद हैं, जिनको लगभग 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है अपनी न्यूरोसर्जरी में एवं स्पाइन सर्जरी में। डॉक्टर राघवन अयंगर, वेलकम टू द सेम्स पॉडकास्ट। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर राघवन, आज हम आपसे एक ऐसे विषय में बात करना चाहेंगे जो कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको लेके लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिथक हैं, उनको इलाज नहीं पता, वो दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिलता, बस फाइलें मोटी होती जाती हैं। तो डॉक्टर राघवन, आप हमें ये बताइए कि कमर दर्द एक बहुत आम समस्या बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। क्या सच में ये इतनी आम समस्या है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ समाज में अगर आप बात करें तो 80 से 85% जो लोग हैं वो किसी न किसी समय में उनको जीवन काल में कमर दर्द तो हुआ ही होगा। तो ये कहना गलत नहीं है कि आज की पॉपुलेशन में अगर अपन देखें तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। 80 से 85% लोग इस कमर दर्द से ग्रसित हैं। परंतु ये कमर दर्द कई बार साधारण होते हैं और कई बार इस कमर दर्द की जो है इलाज अलग होता है। डॉक्टर साहब, कमर दर्द से आपका क्या मतलब है? कमर दर्द जब हम कहते हैं तो हम बताते हैं कि दर्द जो है वो अपनी पसलियों से नीचे कमर तक, इसको कमर दर्द कहा जाता है। परंतु कई बार ये कमर दर्द कूल्हे तक ही सीमित नहीं रहता, कई बार पैरों तक भी जाता है। तो कमर दर्द जो है पसलियों से कूल्हे तक और कूल्हे से पैरों तक हो सकता है। ये कमर दर्द 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तीव्र गति का होता है जो कि अक्सर 2-4 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है। कुछ जो होते हैं वो कुछ लंबे समय तक होते हैं, जो 6 हफ्ते या इवन 3 महीनों तक भी ये दर्द हो सकते हैं कमर दर्द। क्या ये चिंता का विषय है? साधारण तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ये दर्द का कारण जो होता है वो बहुत सिंपल होता है और कई बार छोटे-मोटे इलाज से ये दर्द ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर दर्द 6 हफ्ते या 3 महीने तक हो तो फिर हमें जो है ये इसको चिंता का विषय मानना चाहिए और इसका आगे किसी न किसी तरह से जो है इसका इलाज जो है वो एक सही तरीके से सही डॉक्टर के द्वारा कराना चाहिए। डॉक्टर राघवन, आप मुझे बता सकते हैं कुछ गिने चुने कारण जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है कमर दर्द के? आज अगर हम बात करें तो कमर दर्द का सबसे जो आम जो कारण है वो हमारी जीवन शैली। हम लगातार कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो जीवन शैली है वो बैठने वाली शैली हो गई। अगर आप हमारे पुराने इसमें देखें तो लोग चलते थे, बिल्कुल। तब पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था। जब पहियों का आविष्कार हुआ तो लोगों ने साइकिल बना ली। साइकिल जब भी बनाते थे तब भी हम कुछ ना कुछ कार्य करते थे। परंतु जब मोटर कार आने लगी, जब हमारी सुविधाएं बढ़ने लगी, तो हमने अपने आप को डेस्क तक सीमित कर लिया। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर दर्द के लिए सबसे जो अहम विषय ये है कि आप चलें, ज़्यादा देर बैठे नहीं। बिल्कुल। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो आगे की तरफ झुकाव। अगर आप देखेंगे अक्सर कि जब हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं या स्पेशली जब हम मोबाइल पे काम करते हैं तो हम थोड़ा आगे की तरफ झुक जाते हैं। बिल्कुल। और आगे की झुकने के कारण हम कई बार जब हमको मोबाइल देखना होता है तो हम अपनी ये ठुड्डी होती है, चिन, इसको भी आगे खींच लेते हैं। तो जब हम ठुड्डी और हमारे जो ऊपरी भाग है शरीर का, जब वो आगे की ओर जाता है तो उसके कारण एक बेंडिंग आती है कमर में, और ये सबसे बड़ा कारण है आज की तारीख में कमर दर्द का, जिसको आमतौर पे आप स्लिप डिस्क बोलते हैं। कुछ और अन्य कारण बता सकते हैं आप? 90% केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही एक मुख्य कारण होता है, जीवन शैली जी। परंतु 10% केस के अंदर 10% जो लोग होते हैं उनमें दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई जन्मजात विकार हो, बिल्कुल बिल्कुल। या तो गठिया की समस्या हो, जॉइंट की, तो गठिया की समस्या होगी तो वो जॉइंट की समस्या है, उससे भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल। या कई बार दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर। हालांकि ये संभावनाएं बहुत कम होती है कि किसी को कैंसर होगा और उसको बहुत दर्द होगा, क्योंकि ये कैंसर की संभावना ही टोटल कम होती है। तो ये कम उसमें वो आते हैं, परंतु जो ज़्यादा आम है वो जीवन शैली के कारण है। अन्य जो कारण हो सकते हैं वो टीबी,
टीबी की बीमारी या कोई संक्रमण या कोई इन्फेक्शन, बिल्कुल ये भी कारण है। कई बार चोट लगने के बाद फ्रैक्चर वगैरह हो, उसके कारण भी हो बिल्कुल सकता है। पर ये अन्य कारण इतने ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है वो जीवन शैली है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात बहुत आम जानना चाहता हूँ। हर मरीज़ अपने साथ जब भी आता है, एक वाक्य लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे स्लिप डिस्क की बीमारी है, और उसको ये नहीं पता उसको क्या बीमारी है, बट वो यही चीज़ बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे डिस्क है। आप क्या मुझे बता सकते हैं डिस्क क्या चीज़ होती है? एक्चुअली ये बहुत आम बात है कि लोग उसको जो है स्लिप डिस्क बोलते हैं और कुछ उसको शियाटिका बोलते हैं। अगर आप साइटिका करके अगर ग्रामीण भाषा में अगर आप देखेंगे तो अक्सर इसको साइटिका बोलते हैं, बिल्कुल साइटिका। बिल्कुल अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए कि कमर दर्द जब कमर तक सीमित होता है तो उसको हम कमर दर्द बोलते हैं। पर जब कमर दर्द पैरों में फैलता है तो बिल्कुल। वो किसी नसों के द्वारा फैलेगा, तो उसको हम साइटिका बोलते हैं। बिल्कुल तो अक्सर ये जो गाँव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में जो साइटिका बोलते हैं, बिल्कुल जब पैरों का दर्द कमर दर्द से ज़्यादा होता है तो वो उसको साइटिका बोलते हैं। बिल्कुल पर हमारे लिए अगर हम बात करें तो इनकी दोनों की जननी जो है बिल्कुल वो डिस्क है, जैसा भी आपने बताया। तो मैं आपको एक मॉडल के द्वारा ये समझाना चाहूँगा कि ये डिस्क क्या होता है। तो आप समझिए कि ये स्पाइन का मॉडल है और ये हमारा जो निचला जो भाग है स्पाइन का, सिर्फ इतना ही मॉडल है, पूरा मॉडल नहीं बना है। तो ये जो मॉडल में जो ये वाइट कलर की चीज़ आपको दिख रही है, ये हड्डियाँ हैं। और ये जो हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों के दो हड्डियों के बीच में एक चीज़ होती है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो ये गादी होती है। तो ये समझ लीजिए कि ये डिस्क एक सॉफ्ट मटेरियल है। जैसे अभी मैंने बताया आपको गद्दा होता है या कुशन होता है, तो ये कुशन मटेरियल इन दोनों हड्डियों के बीच में होता है, बिल्कुल ताकि ये दोनों हड्डियां आपस में घिसे नहीं। तो इनका घर्षण रोकने के लिए, या समझ लीजिए इन दोनों के बीच में एक चीज़ रखी है ताकि दोनों आपस में टकराए नहीं। अब ये देखिए, इसमें से मैंने ये गादी निकाल ली है, तो इसी कारण से अब ये हड्डियां टकराएंगी। तो बिल्कुल ये डिस्क हमारे जो शरीर में स्पाइन की मूवमेंट के लिए बहुत ओके। ज़रूरी है। ये इसका आगे का हिस्सा है, ये इसका पिछला हिस्सा है। बिल्कुल तो समझ लीजिए स्पाइन के दो हड्डी के द्वार हैं, जिसके बीच में एक नस होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये नसों की दो शाखाएं होती हैं जो राइट और लेफ्ट जाती हैं। तो एक हमारी राइट पैर को सप्लाई करती है, एक हमारे लेफ्ट पैर को सप्लाई करती है। तो आम तौर पे अगर ये डिस्क देखेंगे तो इसमें से कोई मटेरियल बाहर निकल के नहीं आया हुआ है, जैसा कि इस डिस्क में दिखाया हुआ है। पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है, इससे मैंने कहा कि आगे की तरफ झुकने से होता है, तो देखें ये आगे की तरफ जब झुकता है तो इस पर दबाव बढ़ता है। जब ये दबाव बढ़ता है तो इसमें से कुछ मटेरियल निकल के आ जाता है। अब आप देखें, अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये जो मटेरियल है ये बाहर निकल गया। ये वैसे ही होता है जैसे कि सोफे में से आप अगर सोफे पर कूदेंगे तो सोफे में से जो रुई निकल आई, तो इसी तरह से ये मटेरियल बाहर निकल गया था। इसी को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं या प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं। और यही जो इस नस को दबाएगी, ये जो पीली कलर की दिख रही है आपको, ये नस है, तो ये नस को दबाती, इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। बिल्कुल और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम इसको इतना काट देते हैं, तो इसको हम स्लिप डिस्क सर्जरी बोलते हैं, जो एक आम तौर पे बड़ी आसान सर्जरी है, बहुत ज़्यादा उसके कोई वो नहीं है साइड इफेक्ट्स। अब आप देखें कि जब अपन पीछे की ओर जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि आप पीछे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल आप जितना इरेक्ट होंगे तो आप देखिए इस डिस्क का दबाव कितना कम हो गया है। और जितना आप आगे आएंगे उतना इस डिस्क पे दबाव बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऑपरेशन करने के बाद में भी ये व्यायाम तो आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को पीछे की ओर ले जाने। तो मैं इसी मॉडल से आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था। ये डिस्क खसकने की क्या कारण होते हैं, या डिस्क क्यों खसकती है? क्या ये इतनी आम है कि उतना ही कमर दर्द है, या कमर दर्द पहला है या डिस्क पहले आई? अक्सर जो ये कमर दर्द होते हैं बिल्कुल उसकी शुरुआत मांसपेशियों के खिंचाव से होती है, जिसको हम स्पैज़म बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और यही कारण है कि कई बार आम दर्द की गोलियां भी अगर आप खाते हैं तो ये 1-2 दिन के अंदर ये कमर दर्द चला जाता है। परंतु ये एक लक्षण है, जो प्रारंभिक लक्षण है, शुरुआत मांसपेशियों के खिंचाव या स्पैज़म से होती है। और धीरे धीरे जाकर ये जो दबाव होता है, जब स्पेसिफिकली मैंने बताया आपको कि जब व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, जब आगे की ओर झुकता है तो हमारी कमर पीछे से बेंड होती है, जिसके कारण दो हड्डियों के बीच में एक गादी होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी मॉडल में भी दिखाया। तो ये जो डिस्क पे प्रेशर तभी आता है, दबाव तभी आता है जब मरीज आगे की ओर झुकता है। और जब मरीज आगे की ओर झुकता है तो ये डिस्क दो हड्डियों के बीच में, जो कि समझ लीजिए एक सोफे की तरह है, सोफा जैसा होता है, या समझ लीजिए कोई रुई का गद्दा है जो कि दो हड्डियों के बीच में है, तो ये दो हड्डियों के बीच में होता है। और जब मरीज आगे झुकता है तो दोनों हड्डियां उस गादी को दबाती हैं। तो उस सोफे में समझ लीजिए
उस सोफे में से कुछ रुई बाहर निकल के आ रही है। इसी तरह हमारी जो शरीर की संरचना है वो डिस्क है, इसके अंदर का एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल बाहर निकल के आ जाता है, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। अगर वो आगे की ओर आता है या साइड की ओर जाता है तो उतना उतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये जब गादी खसक के नसों को दबाएगी, बिल्कुल, चाहे वो राइट साइड की हो या लेफ्ट साइड की हो, तो आपके पैरों में दर्द आएगा। तो इस चीज़ को हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं या स्लिप डिस्क बोलते हैं या इसको डिस्क का खसकना बोलते हैं। कमर दर्द में क्या बेड रेस्ट पूरी तरह अच्छा होता है या फिर और भी कुछ कर सकते हैं अपन? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो लंबे समय तक बेड रेस्ट करेंगे तो दबाव नहीं पड़ेगा, अगर दबाव नहीं पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दर्द में जो है उनको आराम मिलना चाहिए, पर ये एक मिथक है। हम बेड रेस्ट लंबे समय तक हम एडवाइस नहीं करते हैं। बेड रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे ज़रूरी चीज़ स्पाइन की सेहत के लिए क्या है? चलना। क्योंकि जितना आपका मूवमेंट होगा, जितना आप चलेंगे, उतनी आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इसमें, सीधा चलना। इंसान का जो है, बंदरों से जब इंसान जो 4 पैरों से 2 पैरों पे जब आया तो उसने सीधा होना सीखा, इरेक्ट। और आज हम वापस से ही धीरे धीरे झुकते जा रहे हैं, और देखा जाए तो हम फिर अपने पूर्वजों के उसमें जा रहे हैं। तो हमारा तो इवोल्यूशन हुआ है, 4 पैरों से हम 2 पैर पे आए, तो हम खड़े होने के लिए बने। और जितना आप सीधे खड़े होंगे उतना आपकी डिस्क पे प्रेशर कम होगा। तो बेड रेस्ट अगर आपने लंबे समय तक किया तो आपके जॉइंट जो हैं उसमें जो है जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, और ये आगे चलते ये ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मेरे हिसाब से बेड रेस्ट 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कमर दर्द के दौरान डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और कब नहीं भी दिखाना चाहिए? अगर आप इसको ऐसा समझें कि मैंने ऐसा बताया कि 90% केस में आप स्पाइन की किसी भी गंभीर समस्या से नहीं जूझ रहे हैं। मतलब एक साधारण समस्या है जिसका मुख्य कारण होता है मांसपेशियों का खिंचाव या स्पैज़म, और ये आम दर्द की दवाइयों से ठीक हो जाता है। आप 1-2 दिन का बेड रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद दर्द की कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप कुछ व्यायाम करें और कुछ तरह के आप योग करें और अपने आप को सीधा रखें। बिल्कुल। तो 90% केस में ये जो बीमारी है, ये दर्द जो कह लें आप, ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा किसी चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस होते हैं, या हम कहें कि कुछ खतरे के लाल निशान होते हैं। उन लाल निशान को आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये जो लाल निशान हैं जिसमें कि आपको 100% एक चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। और ऐसे चिकित्सक को दिखाइए जो स्पाइन की बीमारी को समझता है, बिल्कुल। तो स्पाइन की बीमारियों का रोज इलाज करता है, आप उनको ही दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये खतरे के निशान जो होते हैं इन्हें जल्दी पकड़ना जरूरी है। तो ये क्या खतरे के निशान होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी अंग की कमजोरी आ रही है, जैसे आपके पंजे में कमजोरी आ रही है, चप्पल छूट रही है बिल्कुल आपकी, या तो आप चलने में आपको दिक्कत हो रही है, या पैरों में कहीं सुन्नपना आ रहा है, या मल और मूत्र में आपको तकलीफ हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मल मूत्र में परेशानी आ रही है तो इसका इलाज बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना होता है। ये गंभीर समस्या है और इसका इलाज 24 घंटे के अंदर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर इस तरह के कोई लाल निशान है, दूसरा, आप बहुत लंबे समय से समस्या से आप जूझ रहे हैं, समझ लीजिए कि यही जो दर्द है वो 3 महीने से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, तो आप इतना नहीं टाल सकते हैं उसको। तो अगर कोई लंबे समय से आप दर्द से जूझ रहे हैं, या ये दर्द जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आप काम कर रहे हैं और उसको आप प्रॉपर रूप से कर नहीं पा रहे हैं, आप समझ लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस वर्क आपका वो हो रहा है। बिल्कुल। मैं एक बात और मैं इस पर बताना चाहूँगा कि कमर दर्द तक सीमित नहीं रहता, ये दिमाग पे चढ़ जाता है। क्योंकि आदमी दर्द से ग्रसित है तो उसका काम में मन नहीं लगता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। और कई इन मरीजों में देखा है कि इनके सब डिप्रेशन भी होता है। अब वो काम ठीक नहीं कर पाते हैं अपने ऑफिस में तो वहाँ भी डांट खाते हैं, या अपना जो उनकी जो कार्य, जो उनकी नॉर्मल उनकी जो काम करने की क्षमता है
उससे 50 गुना कम काम कर रहे हैं या 50% कम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जब इस तरह के लाल निशान हो बिल्कुल। तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। डॉक्टर साहब, क्या ये मलमूत्र से जो आपने समस्या बताई थी, क्या ये ठीक हो जाती है? इसके लिए आपको सबसे पहले एक MRI स्कैन करना पड़ता है। अगर नस में दबाव है बिल्कुल। और अगर आपने जल्द ही इसका इलाज करा लिया, हो सकता है इसमें ऑपरेशन करना पड़े या कुछ दवाइयाँ देना पड़े, अगर जल्द ही आपने इसका ऑपरेशन कराया तो ही इसका जो है निराकरण है। अगर ये लंबे समय तक रहा तो ऑपरेशन के बाद भी कई बार ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ये पहचानना जरूरी है, ये लाल निशान के जो खतरे के हैं ये आपको पहचानना चाहिए। MRI की ज़रूरत हमको कब पड़ती है कमर दर्द में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 90% में MRI की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप एक आम चिकित्सक के पास भी जाएंगे या आप एक स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो आपको वो जो एग्जामिन करके देखेंगे कि अगर किसी तरह की, जैसे मैंने बताया कि कोई कहीं सुनपन नहीं है या पंजों में कहीं कमजोरी नहीं है और हमें लग रहा है कि ये दर्द एक जो है 3-4-5 दिन में ठीक हो सकता है, तो उस स्थिति में MRI की ज़रूरत नहीं है। परंतु हाँ, जैसे मैंने बताया कि 10% लाल खतरे के जो निशान हैं, रेड फ्लैग साइंस जैसे हम बोलते हैं, बिल्कुल। तो अगर ये रेड फ्लैग साइंस हैं तो मेरे हिसाब से तुरंत MRI करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कमर दर्द का इलाज कुछ है? क्या कर सकते हैं हम कमर दर्द के इलाज के लिए? कमर दर्द के इलाज जो है 100% है, कमर दर्द का इलाज 100% है। अब इसको आप अगर ऐसा देखें तो मैं इसको 2 विधाओं में बांटना चाहूँगा। एक तो दवाई गोली से करने वाला बिल्कुल। इलाज और एक जो है वो ऑपरेशन करने वाला इलाज। जैसा कि मैंने बताया कि हर केस में ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, सर्जरी ज़रूरी नहीं है। पर सबसे पहले मैं बात करूँगा आपकी कि आप सबसे पहले, मरीज आया है आपके पास दर्द के लिए, मांसपेशियों के खिंचाव के लिए, तो बिल्कुल। कुछ दवाइयाँ, कुछ 2-3 दिन का बेड रेस्ट और उसके बाद हम कुछ दवाइयाँ देके पहले तो उसका हम दर्द कंट्रोल करें। बिल्कुल। फिर जानने की कोशिश करें MRI द्वारा कि इसकी समस्या कहाँ है। जो मैंने भी 4-5 कारण बताए आपको, जैसे टीबी है, संक्रमण है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, जैसे गठिया बोलते हैं, या स्लिप डिस्क है। एक बार हमें ये चीज़ पता चल जाए कि इसकी समस्या क्या है तो समस्या का निराकरण करें। बिल्कुल। आमतौर पर समस्या स्लिप डिस्क होती है। अगर ये डिस्क जो है, जो बाहर निकली हुई है, अगर किसी नस को गंभीर रूप से दबा रही है तो बिल्कुल। इसमें ऑपरेशन 100% जरूरी है और ऑपरेशन इसमें जल्दी करना चाहिए ताकि शरीर में किसी तरह का विकार नहीं आए, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट्स। अगर किसी आदमी का पंजा कमजोर हो जाता है तो ये तो उसके लिए जीवन में एक अपंगता हो गई। तो बिल्कुल सही अपंग होने से पहले इसका इलाज करना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा रोकथाम की। अगर छोटी मोटी गादी खसकी है बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि ये गादी अब और ना बढ़े, इतनी ना बढ़ जाए कि ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए। हमने ये देखा है 80 से 90% केस में हम इसको प्रारंभिक चरण में पकड़ लेते हैं जहां पर कि छोटी मोटी गादी का दबाव होता है, परंतु उसका अगर सही तरह से इलाज नहीं किया तो ये गादी आगे जाके एक बड़ा विकराल रूप ले लेगी, फिर आपको उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी सभी को ये वो है कि आप इसको उसी चरण में रोकें। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो मैंने बताया कि आप अपनी जीवन शैली को बदलें, खासकर मोबाइल का और डेस्कटॉप का अगर उपयोग लंबे समय तक कर रहे हैं तो आप आगे झुक के न करें, अपने कंधों को पीछे ले जाएं, गर्दन को पीछे दबाएं और इस पोजीशन पे बैठने की कोशिश करें, जो इरेक्ट पोजीशन में। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग डेस्कटॉप पे बैठते हैं तो पूरा वो झुक के काम करते हैं, कुबड़ जितना, कहते हैं। हाँ, कुबड़ जैसे बोलते हैं। सही बात, सही बोल रहे हैं आप। तो कुबड़ जब बनता है पीछे की तरफ तो वो कुबड़ बनने के कारण ही जो है नीचे प्रेशर आता है। तो जैसे आप कभी भी बैठे, जैसे मैं इवन बुजुर्ग लोगों को कहना चाहूँगा कि जो टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो वो इस पोजीशन में पढ़ें, और टीवी भी देखें तो इस पोजीशन में अपनी छाती को फुला के कंधे को पीछे ले जाके, चाहे तो आप पीछे आप एक तकिया या सपोर्ट रख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी जीवन शैली को करें, लंबे समय तक ना बैठें, चलें, व्यायाम करें और संतुलित भोजन खाएं। यही बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, खास करके विटामिन B12 और विटामिन D3। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें बताया कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये भी जो है इन चीज़ को ऐड करते हैं। तो आप कोशिश करें कि योग करें या मेडिटेशन करें या अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, तब जाके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। बिल्कुल। कितने प्रतिशत लोगों में, डॉक्टर साहब ये बताइए, कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? अगर मैं कहूँ कि 90% केस में मैंने देखा है कि ऑपरेशन मतलब बहुत आम समस्या है।
10% में इलाज करने की जरूरत पड़ती है, पर रियल जो ऑपरेशन की जो अगर आप बात करेंगे तो वो मुश्किल से 2 या 3% ही होंगे जिनमें कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब के अंदर हम कुछ रोकथाम करके या जीवन शैली को अपनी बदल के हम इसका इलाज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी का कोई रोल है कमर दर्द में? बिल्कुल रोल है। अब ये फिजियोथेरेपी 2 प्रकार से होती है। जैसे मैंने बताया कि एक फिजियोथेरेपी तो वो है कि जो आप रोकथाम के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। जो कि आप अपने ऊपरी भाग को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अक्सर लोगों को लगता है कि हमें समस्या तो नीचे है, वो आते हैं मेरी क्लिनिक पे और बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमको तो समस्या जो है वो नीचे है, स्पाइन में है, और ये तो बैक की बात कर रहे हैं और आप तो बता रहे हो कंधे की प्रॉब्लम है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मैच नहीं करता है। तो अब इनको समझाना पड़ता है कि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि ये ऊपर की जो चीज़ है वही तो नीचे आप इसे समझिए कि आपने ये देखा होगा, मटकी फोड़ देखा होगा आपने, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मटकी फोड़ में आपने देखा होगा कि नीचे पहलवान खड़े होते हैं, फिर उसके हम्म। ऊपर थोड़े कम वजनी खड़े होते हैं, और ऊपर जो फोड़ने जाता है वो छोटा सा बच्चे सबसे को कम भेजते है, हैं, बिल्कुल। छोटे से बच्चे को भेजते हैं सबसे कम, लेकिन जब वो गिरता है तो बड़े बड़े पहलवान नहीं संभल पाते। तो यही जो वजन होता है हमारा वो गर्दन से नीचे आता है। ओके। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गर्दन को सीधी करेंगे तो नीचे का वजन कम हो जाएगा। तो ओके। फिजियोथेरेपी में एक तो ये इसका जो भाग है कि आप उसको ये रोकथाम के लिए करें। दूसरा जो फिजियोथेरेपी होता है जो बहुत ज़रूरी है कि जो मांसपेशियां अपनी खिंचाव में गई हैं, स्पैज़म में गई हैं, उनको रिलीज करें। बिल्कुल। और आज की तारीख में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा जो है इसका अंग है इलाज का, जिसमें कि टेंस, अल्ट्रासाउंड और मायोफेशियल रिलीज, आयनोफोरेसिस, ऐसे कई नाम हैं शॉर्टवेव डायथर्मी, जिससे कि मरीज के न सिर्फ दर्द को उसका निराकरण किया जा सकता है, परंतु ये जो मांसपेशियों में खिंचाव है, कई बार देखा होगा आपने मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है तो गुठलियां सी बन जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब तरह से निकालना, ये फिजियोथेरेपी इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा यंग यूथ एकदम जिम एंथुजियास्टिक रहता है, वहाँ जाते हैं बिल्कुल पागलों की तरह वज़न उठाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमर दर्द क्या उनको भी हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बिल्कुल। इसमें 2 भाग हैं अगर मैं इसको जोड़ूं। एक तो जिम एंथुसियास्ट है और एक जो जिम एंथुसियास्ट नहीं है। इन दोनों में एक को हम इसे काउच पोटैटो बोलते हैं, वो पूरे टाइम आप देखेंगे तो मोबाइल पे चिपके होते हैं, बिल्कुल। और पूरे टाइम आप देखेंगे तो वो अपने बेड पर या अपने सोफे पर ही लेटे रहते हैं, तो ये जो काउच पोटैटो होते हैं। अगर आप दोनों में बात करेंगे तो डिस्क की संभावना ज़्यादा इन लोगों में है जो कि व्यायाम नहीं करते। बिल्कुल। परंतु जो व्यायाम करते हैं उनमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो एक संतुलित तरीके से किसी ट्रेनर के गाइडेंस के अंडर जो वो करते हैं। जैसे अगर आप पहली बार जब आप समझ लीजिए जिम जा रहे हैं और आप सीधा 50 किलो उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर आप वजन उठाते हैं तो वो दबाव जो नेचुरल किसी कारण से आ सकता है, वो दबाव सिर्फ इस वजन उठाने से आ जाएगा। और ये डिस्क जब नहीं खसक रहोगी तो खसक जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी जिम में जाकर आप व्यायाम कर रहे हैं, खासकर इसको हम बोलते हैं डेडलिफ्ट्स या वेट लिफ्टिंग जो बोलते हैं, तो उसमें किसी बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में होना चाहिए और एक संतुलित में होना चाहिए। संतुलित एक समय पे होता है, आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लीजिए। आप 6 दिन में अगर आप चाहेंगे कि आप 100 किलो 50 किलो तो नहीं हो पाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि कई बार उत्तेजित होकर जो है, कई मेरे पास कई ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पर कि इन्हें फ्रैक्चर हो गया, और कई ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो गए। ओके। तो इसका जो है हमें खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। एक डायरेक्ट सवाल व्यूअर्स की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा। सबके मन में एक ही शंका रहती है, कमर दर्द तो मुझे है ही, मैं ऑपरेशन करा लूँगा तो मेरा सही होगा कि नहीं होगा? कितना प्रतिशत डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें सक्सेस रेट है? अगर आप बात करेंगे सर्जरी की, तो सर्जरी में के बाद तो मरीज की समस्या सॉल्व होनी चाहिए, हो ही जाती। जनरली हम देखेंगे जैसे हमारे यहाँ भी अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 100 में से 99% मरीज ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। 1-2% छोड़ दो, अपवाद हो सकते हैं, परंतु जब तक मूल समस्या वही है, जब आपके बैठने की शैली और आपके स्पाइन का जो कर्वेचर है, अगर वो मूल समस्या आपने नहीं सुधारी तो आपको फिर से हमारे पास आना है। तो समस्या का निराकरण सर्जरी नहीं है, समस्या का निराकरण है रोकथाम, ताकि दोबारा आपको ऑपरेशन का जो है ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब एक सवाल और, सक्सेस रेट के बारे में बताइए।
स्पाइन को लेके बहुत मिथक हैं कि ऑपरेशन हमेशा फेल होते हैं, ऑपरेशन के बाद बीमारी बनी रहती है, तो कृपया आप हमें बताइए इस चीज़ के बारे में। मैंने इस आपको पहले भी बताया कि ऑपरेशन इलाज नहीं है। जी। ऑपरेशन से आपका दर्द चला जाएगा, आप वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे, आप अपनी वापस से अपने कार्य क्षेत्र में वापस जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपने अगर रोकथाम नहीं करी तो यही चीज़ आपके साथ दोबारा होगी। बिल्कुल। आज एक डिस्क, जैसे हम इसके कई नाम होते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4 ऐसे कई नाम होते हैं। आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा कि हमको L4, L5 में डिस्क में हो गया, बिल्कुल। मतलब चौथी और पांचवी के बीच में हो गया। तो हमने तो चौथी और पांचवी का ऑपरेशन किया, कल तीसरी चौथी पे हो सकता है, हाँ, कल दूसरी या तीसरी पे हो सकता है। तो ये बीमारी तो बढ़ती ऊपर या जाएगी। नीचे कहीं भी बढ़ सकती है। तो ओके। इलाज सर्जरी नहीं है, सर्जरी, लेकिन आप सर्जरी से घबराएं नहीं। ये ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ आप छोड़ दीजिए, कुछ संक्रमण या कुछ दूसरी चीज़ें होती है, या बीमारी बहुत लंबे समय की हो तो उतना फायदा जितना होना चाहिए नहीं होगा, पर नुकसान इस ऑपरेशन में नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप, ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी प्रशिक्षित सर्जन से ये ऑपरेशन कराया है, सबसे बहुत जरूरी ये है कि आप सही जो प्रशिक्षित जो लोग होते हैं, Trained स्पाइन, neurosurgeon। हाँ, ब्रेन स्पाइन न्यूरोसर्जन्स, ब्रेन सर्जन्स, दे बिल्कुल, आर वेरी बिल्कुल। नाइस। तो डॉक्टर साहब आपसे कुछ फटाफट सवाल पूछेंगे। सबसे अच्छा व्यायाम, सबसे अच्छा व्यायाम चलना। सबसे बुरी आदत, सबसे बुरी आदत मोबाइल पे और लैपटॉप पे आगे झुक के या बहुत लंबे समय तक देखना। सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम कि ये बीमारी लाइलाज है। सुनहरा नियम, सुनहरा पूरे नियम देशवासियों के लिए। वही है, आपको जैसे मैंने बताया, चलते रहें चलते रहें, जने चरमेती चरमेती चरमेती। तो डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूअर को, श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से, मतलब मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को आप जो है नज़रअंदाज न करें। समस्या गंभीर नहीं है, और छोटी सी समस्या भी आगे जाके बड़ा रूप ले गंभीर हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, फिर उसके बाद ऑपरेशन और अन्य समस्या जूझना पड़ता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो आप इसकी रोकथाम आज से ही चालू करें। और मेरा संदेश सभी सुनने वालों और देखने वालों को यही है बिल्कुल कि आज से ही अपनी जीवन शैली बदलें। मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, उनका उपयोग जितना ज़रूरी है उतना ही करें। और जब इन चीज़ों का लंबे समय तक हमें उपयोग करना हो, तो जो बैठने की जो आपकी शैली है, बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल सीधे कंधे आप पीछे खसका के, और आप सीधे तन के बैठिए और तन के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर राघवन, आप इस पॉडकास्ट में आए और हमारे व्यूअर्स को आपने काफ़ी अच्छी एंड सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। तो आप देखिए कि कमर दर्द के बारे में जितने भी आपके मिथक थे मेरे हिसाब से पूरे हो चुके होंगे, और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो अपनी जीवन शैली बदलिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, कसरत करिए, योगा कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। थैंक यू।